कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है। यहाँ पाओ नाम का एक युवक काम करता है जिसकी जिम्मेदारी पोस्टमार्टम से पहले शवों को मॉर्चरी में व्यवस्थित करना है। वह लंबे समय से यह काम बिना किसी परेशानी के करता आ रहा था, लेकिन आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे अलग रात बनने वाली थी। आज मॉर्चरी में स्पेन की मशहूर अभिनेत्री एना फिट्ज का शव लाया गया था। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। एना अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी और उनके लाखों प्रशंसक थे। पिछली रात एक निजी पार्टी के दौरान उनका शरीर वॉशरूम में मिला था। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा देश सदमे में चला गया। अगले दिन इसी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम होना था, जिसके बाद शायद यह पता चलता कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था। जब पाओ ने एना का शव देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने उनकी तस्वीरें खींचकर अपने कुछ दोस्तों को भेज दी। भले ही एना अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके प्रशंसक अब भी उन्हें आखिरी बार देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जिस अस्पताल में पोस्टमार्टम होना था उसका नाम भी गुप्त रखा गया था ताकि भीड़ न जुटे। कुछ देर बाद पाओ के दोस्त इवान और जाबी अस्पताल पहुंचते हैं। दोनों उसे पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन पाओ बताता है कि उसकी ड्यूटी अब भी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद वे अस्पताल की पार्किंग में बैठकर शराब पीने लगते हैं। नशा बढ़ने के साथ इवान एना फिट्जस की बात छेड़ता है। उसे पता था कि उनका शव इसी अस्पताल में रखा गया है। वह पाओ से जिद करने लगता है कि वह उसे एना का शव दिखाए। शुरुआत में पाओ साफ मना कर देता है क्योंकि यह नियमों के खिलाफ था और नौकरी भी जा सकती थी, लेकिन इवान लगातार दबाव डालता रहता है। आखिरकार पाओ मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि यह बात किसी को नहीं बताई जाएगी। इसके बाद पाओ दोनों दोस्तों को अस्पताल की मॉर्चरी में ले जाता है, जहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था। वह एक शव के पास खड़ा होकर कहता है कि यह एना का शरीर है। इवान और जाबी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटता है सामने एक बुजुर्ग महिला का शव दिखाई देता है। दोनों घबरा जाते हैं और पाओ जोर से हंस पड़ता है। यह उसके द्वारा किया गया मजाक था। फिर वह दूसरे शव के पास जाता है। इस बार जब कपड़ा हटता है तो सचमुच एना फिट्ज का शरीर सामने होता है। उनकी सुंदरता देखकर इवान अपना संतुलन खो देता है। जाबी को यह सब बिल्कुल गलत लगता है और वह अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे पाओ भी उसके प्रभाव में आ जाता है। जाबी लगातार समझाता रहता है कि किसी भी मृत व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय और गलत है, लेकिन इवान अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह बार बार पाओ को भी अपने साथ शामिल होने के लिए उकसाता है। दोनों की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी, जबकि जाबी उन्हें रोकने की कोशिश में लगा रहता है। इसी दौरान वे नशे का सेवन भी करते रहते हैं। जाबी को एक दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है और हालात और भी खराब होने लगते हैं। जाबी बार बार पाओ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह भी नशे के प्रभाव में था और किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था। फिर कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अचानक पता चलता है कि एना वास्तव में पूरी तरह मृत नहीं थी। वह सब कुछ महसूस कर पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। उनके साथ क्या हो रहा है यह उन्हें समझ आ रहा था, लेकिन वे खुद को बचाने में असमर्थ थीं। जब पाओ की नजर उनके चेहरे पर पड़ती है तो वह डर के मारे चीख उठता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और जाबी भी वहां आ जाते हैं। एना को जीवित देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। इवान के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अब एना सब कुछ जानती थी। जहां इवान और पाओ डर से कांप रहे थे, वहीं जाबी तुरंत एना की मदद करने की कोशिश करता है। वह उन्हें कपड़े से ढकता है और पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे रोक देता है। जाबी चाहता था कि एना को तुरंत डॉक्टरों के पास ले जाया जाए, जबकि इवान और पाओ इस बात से घबराए हुए थे कि अगर एना बाहर पहुंच गई तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पाओ को डर था कि अगर उसकी मां को उसके किए का पता चल गया तो वह यह सदमा सह नहीं पाएगी। दूसरी तरफ इवान भी अपने भविष्य को लेकर भयभीत था। इसी डर में दोनों एक खतरनाक योजना बनाने लगते हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि दुनिया तो पहले ही एना को मृत मान चुकी है, इसलिए अगर वे उन्हें फिर से खत्म कर दें तो शायद अपने अपराध को छिपा सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए इवान और पाओ सोचते हैं कि अगर एना दोबारा दुनिया के सामने नहीं आई तो शायद वे अपने अपराध छिपा सकेंगे, लेकिन जाबी उनकी इस सोच का विरोध करता है। उसका कहना था कि जो गलती उन्होंने की है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। उसी समय अस्पताल का एक कर्मचारी वहां एक और शव लेकर पहुंचता है। एना को छिपाने के लिए तीनों जल्दी से उसे ढक देते हैं। एना मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह ठीक से बोल भी सके। मौत जैसी स्थिति से वापस आने के बाद उसका शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ा था। कुछ देर बाद वह कर्मचारी मॉर्चरी को बाहर से बंद करके चला जाता है। अब जाबी बार बार एना को डॉक्टरों तक पहुंचाने की बात करता है, लेकिन इवान उसे ऐसा नहीं करने देता। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल जाती है। गुस्से में इवान जाबी पर हमला कर देता है। पाओ बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जब इवान को एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाबी गंभीर रूप से घायल हो चुका था और लगातार खून बह रहा था। इवान घबराकर उससे माफी मांगता है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। एना यह सब देखकर डर जाती है, क्योंकि जाबी ही एकमात्र इंसान था जो उसकी मदद करना चाहता था। दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से वे किसी डॉक्टर या प्राथमिक उपचार तक नहीं पहुंच सकते थे।
दोनों जाबी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। दर्द में होने के बावजूद जाबी एना से माफी मांगता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सका। यह सुनकर एना बेहद भावुक हो जाती है। कुछ समय बाद अस्पताल का एक और कर्मचारी वहां आता है और पोस्टमार्टम से जुड़ी बातें करके चला जाता है। एना फिर से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसे रोक देता है। जब वह कर्मचारी चला जाता है तब वे जाबी को देखने पहुंचते हैं, लेकिन तब तक जाबी दम तोड़ चुका होता है। अपने दोस्त की मौत देखकर इवान टूट जाता है। वहीं एना उन्हें याद दिलाती है कि उनके किए गए कामों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अब इवान पूरी तरह घबरा जाता है। वह समझ चुका था कि उसके ऊपर पहले से ही कई गंभीर अपराधों का बोझ है। इसी डर में वह पाओ को समझाने लगता है कि अगर वे जेल से बचना चाहते हैं तो उन्हें हर सबूत मिटाना होगा, लेकिन पाओ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब इवान उसे डराता है कि अगर सच बाहर आया तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार दबाव में आकर पाओ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एना समझ चुकी थी कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह किसी तरह स्ट्रेचर से नीचे गिरती है और जाबी का फोन अपने पास ले लेती है। वह अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय इवान वहां पहुंच जाता है और फोन छीन लेता है। कॉल हिस्ट्री देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि एना किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। अब खतरा और बढ़ चुका था। वे एना को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। रास्ते में जाबी के फोन पर कॉल आती है जो उसके पिता की होती है। इवान कॉल उठाता है, लेकिन एना की कोशिश तुरंत पकड़ ली जाती है। वह कॉल काटकर बहाना बना देता है। इसके बाद इवान बाहर चला जाता है और पाओ को कहता है कि एना को बांध कर रखे ताकि वह दोबारा भाग न सके। इसी दौरान एना पाओ को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह इवान जैसा इंसान नहीं है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। पाओ जवाब देता है कि जो कुछ हुआ वह एक दुर्घटना थी, लेकिन एना उसे बताती है कि जाबी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। उसके अनुसार जब पाओ वहां नहीं था तब इवान ने जाबी के साथ जानबूझकर हिंसा की थी। पाओ कुछ देर सोचता है, लेकिन अंत में एना की बातों पर भरोसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। मौका मिलते ही एना भागने की कोशिश करती है। वह किसी तरह मॉर्चरी से बाहर निकलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसी समय इवान को पता चलता है कि वह गायब है। वह उसे ढूंढना शुरू कर देता है। एना एक लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। लिफ्ट बंद होने से पहले ही इवान उसे पकड़ लेता है और वापस मॉर्चरी में ले आता है। अब इवान पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसे डर था कि अगर एना बच गई तो सच सामने आ जाएगा, लेकिन तभी पाओ जाबी की मौत का मुद्दा उठाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इवान लगातार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। हालात और खराब होते जाते हैं। आखिरकार एना की हालत फिर बिगड़ने लगती है और वह वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद इवान और पाओ सबूत मिटाने में लग जाते हैं। इवान जाबी के शव को छिपाने चला जाता है, जबकि पाओ एना के शरीर को साफ करता है। लेकिन कहानी यहाँ एक और बड़ा मोड़ लेती है। अचानक एना अपनी आंखें खोल देती है। पहले तो यह देखकर हर कोई चौंक जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह एना और पाओ की एक योजना थी। दरअसल पाओ को सच्चाई समझ आ चुकी थी और वह गुप्त रूप से एना की मदद कर रहा था। योजना के अनुसार एना ने मरने का अभिनय किया था। एक अभिनेत्री होने के नाते उसके लिए यह किरदार निभाना मुश्किल नहीं था। उसका अभिनय इतना वास्तविक था कि इवान भी पूरी तरह धोखा खा गया। जब इवान वापस लौटता है तो उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है उसे याद आता है कि उसका पहचान पत्र शायद मॉर्चरी में ही रह गया है। इसलिए वह वापस लौट आता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंदर पहुंचकर इवान देखता है कि एना जिंदा है और अब अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती है। यह देखकर वह गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि पाओ ने उसके साथ विश्वासघात किया है। क्रोध में वह पाओ पर हमला कर देता है। पाओ उससे शारीरिक रूप से कमजोर था और खुद का बचाव नहीं कर पाता। उसी समय एना पीछे से आकर इवान पर हमला करती है। संघर्ष के दौरान इवान गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद एना पाओ का भी सामना करती है। उसके अनुसार पाओ भले इवान जितना निर्दयी नहीं था, लेकिन इस पूरी घटना की शुरुआत उसी की लापरवाही और गलत फैसलों से हुई थी। आखिरकार एना उन लोगों का सामना करती है जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। इसी के साथ कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है और फिल्म समाप्त हो जाती है।